नमस्कार दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हेनस क्राइम हुआ उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। वेस्ट बंगाल सहित देश के कई इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिले। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, प्रोटेस्टर्स के ऊपर कई गुंडे बदमाशों ने हमला किया और अस्पताल में तोड़फोड़ देखने को मिली। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा सवाल यहां पर उठ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। एक अजीब बात यह देखने को मिली कि इन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली भी निकाली इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन सवाल ये कि किसके खिलाफ कोई समझ नहीं पाया। इस घटना का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर था। पास्ट में इसकी 3 शादी टूट चुकी थी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते। पहला सवाल यह कि किस तरीके के आदमी को रिक्रूट किया गया यहां पर सिविक वॉलंटियर बनने के लिए। इसकी डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री को देखकर इसके खिलाफ तो पहले ही पुलिस एक्शन लिया जाना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज, इसके ब्लूटूथ डिवाइस और डीएनए सैंपल्स के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। लेकिन दूसरा सवाल ये, हॉस्पिटल में इसके पास सभी डिपार्टमेंट्स का एक्सेस कैसे था? घटना के कुछ दिन बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की डिमांड उठी। सीएम ममता बनर्जी ने इसे भी श्रग ऑफ करने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि मुझे तो इससे कोई समस्या नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो वो खुद ही इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस की विश्वसनीयता की कमी जैसे कारणों का हवाला देते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि किसी केस के सीबीआई को सौंप दिए जाने की डिमांड दिखाती है कि स्टेट पुलिस में लोगों का भरोसा नहीं रहा है और ये होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक फेलियर है। यहां आता है हमारा तीसरा सवाल, आखिर किस तरह संदीप घोष जैसा आदमी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ था? इस पर आरोप है कि यह बहुत ही करप्ट इंसान रहा है। अलेजिडली इसने माफिया की तरह इस मेडिकल कॉलेज को चलाया, लेकिन बार बार इसका ट्रांसफर रुक जाता था। अंदेशा है कि इनके टीएमसी के करीबी होने की वजह से था। इस केस में भी इन पर संगीन आरोप लगे कि कैसे इन्होंने मामले को दबाने की कोशिश करी, इसे एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी। विक्टिम के पेरेंट्स को कई घंटों तक विक्टिम की बॉडी नहीं दिखाई गई। एफआईआर लिखने में भी देरी हुई और इन्हें जब वहां से हटाया गया उसके बाद भी इन्हें कैलकाटा नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब जो आदमी किसी एक जगह पर होने के लायक नहीं है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करने का क्या सेंस बनता है? कैलकाटा हाईकोर्ट ने इसी नॉनसेंस को पॉइंट आउट करते हुए संदीप घोष को एक्सटेंडेड लीव ऑफ एब्सेंस पर भेज दिया। संदीप पर लगे हुए करप्शन चार्जेस की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बनाई है, जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। सीबीआई इस पर्टिकुलर केस में उन्हें अब तक 4 बार इंटरोगेट कर चुकी है। देश भर में जब लोगों ने इस केस पर आवाज उठाई तो वर्क प्लेसेस में औरतों की सेफ्टी के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस किए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुओ मोटो कॉग्निसेंस ली, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि संविधान में दी गई इक्वालिटी क्या ही है अगर औरतें अपने वर्क प्लेस में भी सेफ ना हो और उन्हें बेसिक इक्वालिटी डिनाई की जाए। ग्राउंड लेवल चेंजेस आने के लिए देश अब एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने इस केस के ऊपर एक पोस्ट लिखी थी और आपसे कहा था, उम्मीद है आप लोगों का इंटरेस्ट लूज ना हो जाए इस इशू में। जब तक मेरा ये वीडियो रिलीज होगा शायद आउटरीच खत्म हो चुकी होगी, शायद प्रोटेस्ट रुक चुके होंगे, लेकिन क्या देश में हो रहे हर रोज के करीब 80 रेप केसेस रुक गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोलकाता की खबर के बाद आई उत्तराखंड से ये खबर, एक नर्स के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। इस केस में बस ड्राइवर और बस कंडक्टर शामिल थे। बेंगलुरु में 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट पार्टी से घर जा रही थी और उसके साथ भी ये देखने को मिला। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में एक स्कूल के क्लीनिंग स्टाफ द्वारा 3 और 4 साल की 2 छोटी लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज किए जाने की खबर आई। सैकड़ों एजिटेटेड पेरेंट्स ने रेलवे स्टेशन पर ब्लॉकेड किया। इन सारी खबरों को देखकर आपको लगे कि पिछले 8-10 दिनों में कुछ ज्यादा ही रेप्स होने लगे हैं पूरे देश भर में, लेकिन ये बात सच नहीं है। रेप्स हर रोज हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज नहीं हो रही। आउटरीच और प्रोटेस्ट हर रोज नहीं हो रहे। देश में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट सबसे पहले शायद 2012 में हुए थे निर्भया केस के बाद, फिर 2019 में जब हैदराबाद में 26 साल की एक वेटनरी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, फिर 2020 में लोगों ने आउटरीच की हाथरस केस को लेकर, जहां 19 साल की दलित लड़की के साथ यही हुआ, और अब 2024 में कोलकाता में यह केस हुआ। पिछले 12 सालों में 4 बार आउटरीच और प्रोटेस्ट। शायद मैं कुछ 2-3 केसेस भूल रहा हूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 7-8 बार से ज्यादा आउटरीच और प्रोटेस्ट हमें देखने को नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है कि आउटरीच करने में कुछ गलत हो, कुछ भी ऐसा सुनकर आउटरीच महसूस करना एक नेचुरल इमोशन है। प्रोटेस्ट करना भी हमारे जिंदा होने की निशानी है।
लेकिन हालातों में कुछ तो सुधार होना चाहिए। 2012 से लेकर हम अब तक देखें तो हो इसका उल्टा ही रहा। 2012 के आसपास एक साल में 25,000 ऐसे केस रिपोर्ट होते थे, जबकि एनसीआरबी के लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार 2022 में 31,000 ऐसे केस रिपोर्ट हुए, यानी कि हर दिन के 85 रेप केसेस। अगर हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ प्रपोर्शन भी देखें तो उसमें भी हमें उछाल देखने को मिलता है। तब से लेकर अब तक देश की पॉपुलेशन बढ़ी है करीब 1.14 टाइम्स, लेकिन रेप केसेस बढ़े हैं करीबन 1.25 टाइम्स। इसका मतलब साफ है, सिचुएशन बदतर होती जा रही है। जो रेप के रूट कॉजेज हैं वो ना केवल बने हुए हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से मुझे एब्सर्डिटी महसूस होती है। एक हफ्ते प्रोटेस्ट हो ये ठीक है, लेकिन साल के बाकी दिनों ऐसा बिहेव करना जैसे कि सब चंगा सी, ये एब्सर्ड है। क्या होना चाहिए सिचुएशन में सुधार के लिए? क्या आप लोग इस अनकंफर्टेबल डिस्कशन के लिए तैयार हैं? ये डिस्कशन इसलिए अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि शायद आप देखेंगे कि आप में से बहुत से लोग किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। क्या आप इसे एक्नॉलेज करेंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि वीर दास ने बस इतना ही कहा था कि हम टू इंडिया में जी रहे हैं। एक तरफ हमारे देश में औरतों की पूजा करी जाती है और दूसरी तरफ उनके साथ ऐसे हेनस क्राइम्स होते हैं। बात गलत तो नहीं थी, लेकिन लोगों को बुरा लग गया। इसी तरह निर्भया केस के बाद लेस्ली एडविन की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, इंडियाज डॉटर। ये इतनी पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्री थी कि देश के हर एक स्कूल में इसे 10th क्लास के बच्चों को दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में लोग अनकंफर्टेबल हुए और इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया। कहा गया कि इससे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज खराब होगी। आज की डिस्कशन के बाद भी आपको इसी तरीके से अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली कंसर्न्ड हो इस मुद्दे को लेकर तो वीडियो को आखिर तक देखना और जो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के लिए, उस सॉल्यूशन का हिस्सा भी बनना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फो बताना चाहूंगा। आप में से जिन लोगों ने चैट जीपीटी का कोर्स खरीद रखा है उन सब के लिए अब एक नया फ्री अपडेट जारी हो गया है। 2 घंटे से ज्यादा के नए लेसन्स ऐड किए जा चुके हैं इस कोर्स में, और इन नए लेसन्स में मैंने ना सिर्फ चैट जीपीटी बल्कि परप्लेक्सिटी जैसे नए सॉफ्टवेयर्स भी सिखाए हैं। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनके लिए कंप्लीटली फ्री अपडेट, आपको कुछ नहीं करना, जाके आप ऑनलाइन बस लॉग इन करके देख सकते हैं नए लेसन्स। और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है उनके लिए अभी भी मौका है। गेट 41 कूपन कोड यूज कीजिए, 41% ऑफ मिलेगा। अभी भी 500 लोग आप में से इस कूपन को यूज कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। हालांकि टोटल कंटेंट अब 8 घंटे से ज्यादा का हो चुका है इस कोर्स में, लेकिन और भी ऐसे फ्री अपडेट्स फ्यूचर में आते रहेंगे अभी के लिए। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बड़े सिंपल से सवाल से, क्या रेप गलत है? आप लोग कहोगे कि क्या बेहुदा सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। ऑब्वियसली रेप गलत चीज है, लेकिन जब हम अपने आसपास के सोसाइटल एटीट्यूड्स को देखते हैं तो कुछ और ही तस्वीर निकल कर आती है। हर कोई कहता तो है कि रेप गलत चीज है, लेकिन कंडीशंस अपनी अप्लाई करता है उसके साथ। जैसे कि नुपुर शर्मा का केस देख लो। बीजेपी की वो नेता जिन्होंने एक ही दिन में 3 अलग अलग टीवी चैनल्स पर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें कही। मैंने इसे क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया कि कैसे नुपुर की स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से डेलिब्रेट और मैलिशियस थी। इस वजह से हमारे देश को अरब देशों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा था। लेकिन क्या नुपुर की इस गलती की वजह से उन्हें रेप थ्रेट्स दिए जाना जायज हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जाने उन्हें कितने सारे डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स मिले हैं जिनका एक सभ्य समाज में कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ऑड्री ट्रिश्के का केस देखिए, ये एक ट्रेंड हिस्टोरियन है। औरंगजेब पर इन्होंने काफी लिखा है। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को इन्होंने महान राजा कहा हो, लेकिन इनकी फाइंडिंग्स के हिसाब से औरंगजेब एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था जिसने एक तरफ हिंदू मंदिर तोड़े थे लेकिन कई बार हिंदू मंदिरों को बचाया भी था। अगर किसी को इनकी हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स में कुछ गलत लगता हो तो इनके साथ आर्ग्यू कर सकता है, इनके खिलाफ एविडेंस दे सकता है, लेकिन नहीं, लोग क्या देते हैं? डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स। इंदिरा जयसिंह का केस देख लीजिए। फेमस ह्यूमन राइट्स लॉयर, जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत से लैंडमार्क केसेस में अपीयर हुई है। जब निर्भया के रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलने वाली थी तो इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ बयान दिया। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, दुनिया के 112 देशों में डेथ पेनल्टी को खत्म किया जा चुका है। फिर भी शायद यह आर्ग्यू किया जा सकता है कि इंदिरा जयसिंह का बयान इल टाइम्ड था, रॉन्गली वर्डेड था, या निर्भया के पेरेंट्स से ऐसी कोई अपील करना गलत था। हम डेथ पेनल्टी पर उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन कंगना रनौत ने क्या कहा? उनको रेपिस्ट सिंपैथाइजर कह डाला। इतना ही नहीं, उनको रेपिस्ट के साथ जेल में रखने की भी बात कर डाली।
उस लेडी को उन लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो जिनको बड़ी दया आती है, और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दहशी दरिंदे। इसी पॉलिटिकल ओपिनियन या पॉलिटिकल सपोर्ट में बेवकूफ बनकर ही ऐसा होता है कि बिल्किस बानो के कॉन्विक्टेड रेपिस्ट को रिलीज करवा दिया जाता है। ऐसे दरिंदों को मिठाई खिलाई जाती है, संस्कारी ब्राह्मण कहा जाता है और लोग आउटरेज नहीं करते। प्रज्वल रेवन्ना, जिसके बारे में 2500 से ज्यादा औरतों के यौन शोषण की रिपोर्ट आई, लेकिन बहुत से लोग चुप रहे। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल दी जाती है इलेक्शन से पहले। जो इसके अंधभक्त हैं वो कहते हैं हाँ, रेप करना गलत तो है और हमारे बाबा कॉन्विक्ट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को इग्नोर करके बाबा जिसे कहेंगे हम उसको वोट करेंगे। बृजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर और कठुआ केस के रेपिस्ट के फेवर में तो रैलियां निकाली जाती हैं, और जो बीजेपी नेता चौधरी लाल सिंह रेप अक्यूज्ड के सपोर्ट में रैली निकाल रहा था, फिर उसे कांग्रेस में शामिल कर दिया गया और चुनाव की टिकट भी दी गई। इसलिए मैं कहता हूं, सोशल मीडिया पर कहता हर कोई है कि रेप गलत है, लेकिन जब बात रेपिस्ट को सपोर्ट करने की आती है, अपने पॉलिटिकल ओपिनियन की आती है और खुद की विचारों की आती है, तो लोग यहां पर कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। अरे अगर आपको किसी की बात ठीक नहीं लगती तो आप उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हो, अगर उन्होंने कुछ इलीगल किया है तो आप पुलिस रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन रेप गलत है, फुल स्टॉप। रेप थ्रेट गलत है, फुल स्टॉप। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों की अगर मगर चलती रहती, और बात यहां सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल ओपिनियन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के बहुत सारे दूसरे प्रोविजंस में भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। हाथरस के केस में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज पर कहा कि विक्टिम के अक्यूज के साथ प्रेम संबंध थे। इसको साबित करने के लिए गांव के एक शख्स के साथ इंटरव्यू भी लिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पीड़िता और मुख्य आरोपी, जिसका नाम है संदीप, इनके बीच पुरानी जान पहचान थी, प्रेम संबंध था। न्यूज 18 की रिपोर्टर अनामिका 45 मिनट के शो में चिल्लाती रही कि विक्टिम के घर के एक फोन से अक्यूज के नंबर पर 104 कॉल हैं। घंटों तक इनकी बात हुई थी, हम आप तक सच पहुंचा रहे हैं। इस पे घंटों बात हुई है और 104 बार बात हुई है। हम सच को सामने लाते हैं। न्यूज 18 जहां पहुंचता है वहां सच बोलता है, सच। अर्नब गोस्वामी ने तो ये तक कह दिया कि यहाँ कोई रेप नहीं हुआ था, ये सब मनोहर कहानी है। बीजेपी नेता और हरियाणा के फॉर्मर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि 80 से 90% मामलों में अक्यूज्ड और विक्टिम एक दूसरे के परिचित होते हैं। उनमें झगड़ा हो जाता है तो लड़की रेप का इल्जाम लगा देती है। इसी तरह की इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स हमें वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी से भी सुनने को मिली है, जैसे कि 2022 कन्नाडिया रेप केस, जहां एक 14 साल की बच्ची विक्टिम थी। उस पर उन्होंने कहा कि लड़की का लड़के के साथ लव अफेयर था। इस तरीके की बातों को डिबंक करने में भी ऑकवर्ड सा महसूस होता है। क्या ये चीज भी अब इनको समझानी पड़ेगी कि प्यार में होने का मतलब रेप का लाइसेंस नहीं होता? बात बड़ी सिंपल है, रेप यानी जबरदस्ती, रेप यानी किसी की फ्रीडम का वायलेशन। कोई कितना भी एक दूसरे के साथ प्यार में क्यों ना हो, दोनों पार्टनर्स का कंसेंट यहां पर जरूरी होता है। कंसेंट मतलब सहमति, लड़की की सहमति होनी जरूरी है। और दूसरी बात ये कि ये कंसेंट रिवर्सेबल होता है, यानी कि लड़का या लड़की जब चाहे अपना कंसेंट वापस ले सकते हैं। अपना कंसेंट विड्रॉ करने का हर किसी को अधिकार है हर समय। तीसरी चीज, जिस केस की ममता बनर्जी ने बात की, वो तो विक्टिम एक माइनर थी, और माइनर के केसेस में तो कंसेंट को कंसेंट भी नहीं माना जाता। पहले ये उम्र 16 साल होती थी, लेकिन 2012 के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इस उम्र को 18 साल कर दिया गया। अब पहला हो गया यहाँ पर लोगों का सोशियो पॉलिटिकल ओपिनियन, दूसरा हो गया लव अफेयर, किसी के साथ प्यार में होना, तीसरी इफ एंड बट कंडीशन आती है लोगों की कि लड़की इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी। गोवा के 2 माइनर्स के साथ रेप हुआ तो बीजेपी नेता और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि लड़कियां रात को बाहर क्यों थी। झारखंड में एक आदिवासी लड़की के साथ रेप और मर्डर हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एमएलए ने भी ऐसा ही कहा। विक्टिम्स के माँ बाप पर दोष डालते हुए कहा कि वो अपनी बेटियों को शाम के बाद घर से बाहर क्यों निकलने देते। दिलचस्प बात पता है क्या है? निर्भया के एक रेपिस्ट मुकेश सिंह की भी ऐसी ही सोच थी। उसने कहा था कि अगर लड़की रात को घर से बाहर निकलती है, गलत कपड़े पहनती है, तो रेप के लिए वो जिम्मेदार है। हर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, नहीं लड़के हैं उससे ज्यादा। एक बार फिर से ये बहानेबाजी बिल्कुल नॉनसेंस है। लड़कियों के रात में बाहर होने से रेप नहीं होते, रेपिस्ट के रात में बाहर होने से रेप होते हैं। अगर किसी को लगता है कि उनके लड़के ऐसे पोटेंशियल रेपिस्ट हैं, तो वो अपने लड़कों को रात में घर के अंदर बंद करके रखें। दूसरी बात कि साल दर साल एनसीआरबी की रिपोर्ट में देखा गया है कि 90% से ज्यादा केसेस में अक्यूज्ड विक्टिम की जान पहचान का होता है। 2015 की रिपोर्ट में 95% अक्यूज्ड परिचित थे, 2017 में 93% और 2021 में 96.8%। इसमें पड़ोस के लोग, दोस्त, कोवर्कर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स शामिल होते हैं।
नवंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने एक पार्लियामेंट्री पैनल को एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें भी कुछ सिमिलर ही देखा गया। दिल्ली में हुए केसेस में भी 98% केसेस ऐसे थे जहां अक्यूज्ड जान पहचान का आदमी था। 57% केसेस में फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड ही था। यह चीज दूसरे देशों में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में भी पाया गया है कि 80% केसेस में अक्यूज्ड कोई जान पहचान का ही होता है। तो ज्यादातर केसेस में जब जान पहचान के लोग ही ये काम कर रहे हैं तो रात को घर से बाहर निकलने वाली बात आ ही कैसे जाती है। चौथी कंडीशन आती है लूज कैरेक्टर की। कहा जाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट गलत तो है, लेकिन ये लड़की का लूज कैरेक्टर था। कर पीना, किसी के साथ भी चले जाना, ये ऐसी लड़कियां करती हैं, अच्छे घराने की लड़कियां नहीं। ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही प्लीज क्वाइट, आराम से साथ चल दे और बैठ के पिए। कोई भी लड़का समझेगा ना कि ये लड़कियां तैयार हैं, वरना क्यों आएंगी, क्यों पिएंगी। रेप के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में भी हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि औरतें तो देवी का रूप होती हैं। वो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है, लोग एक तरफ या तो औरतों को पूरा भगवान की तरह देखते हैं या फिर दूसरी तरफ उन्हें बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं। अरे उन्हें इंसान की तरह भी तो देख लो। हर एक औरत एक इंसान होती है, आदमी की तरह। अब ये औरत चाहे एक लोकल स्टेज डांसर हो या फिर एक तवायफ ही क्यों ना हो, हर एक इंसान की तरह उन्हें भी संविधान ने आजादी का बराबर हक दिया है। लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म में कैसे डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं, तवायफ की लुटती हुई इज्जत को बचाना और 30 मार खान को कैद करना दोनों बेकार है। तवायफ की लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खान को कैद करना दोनों बेकार है, दोनों बेकार है। शाबाश, कमाल का लाइन है। कुछ रेपिस्ट मेंटालिटी के लोगों की ऐसी सोच होती है कि अगर लड़की स्टेज पर डांस कर रही है तो उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसे लोग उस औरत को चरित्रहीन कहते हैं, लेकिन असलियत में इस विचारधारा के लोगों से ज्यादा चरित्रहीन कोई हो नहीं सकता। एक शानदार फिल्म आई थी इस पर एक बारी, अनारकली ऑफ आरा, जिसमें स्वरा भास्कर ने ऐसी ही एक लोकल स्टेज डांसर का रोल किया था। एक नेता उस पर असॉल्ट करता है तो वो उसके खिलाफ लड़ती है। फिल्म में यही दिखाया गया है कि हर एक औरत को अपने शरीर पर अधिकार है। पिंक भी ऐसी ही एक सेंसिटिव फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि किसी लड़की के शराब पी लेने का मतलब ये नहीं होता कि उसके साथ मिसबिहेव किया जा सके। ये रेपिस्ट मेंटालिटी वाले लोगों का एक और एक्सक्यूज होता है कि लड़की ने तो शराब पी हुई थी। ये बात सही है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन शराब पीने से किसी का कैरेक्टर जज नहीं किया जा सकता और इसे सेक्सुअल असॉल्ट का बहाना तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। यहां भी कंसेंट यानी सहमति जरूरी है। इनफैक्ट बीएनएस सेक्शन 63 तो यह भी कहता है कि औरत की कंसेंट इंटॉक्सिकेशन की वजह से थी तो रेप का चार्ज भी बन सकता है। छठी कंडीशन, जो कि सबसे कॉमन विक्टिम ब्लेमिंग है, कि रेप गलत तो है लेकिन लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे थे। ये एक बार फिर से बिल्कुल ही बकवास आर्ग्यूमेंट है। अगर छोटे कपड़े की वजह से रेप होता है तो छोटी बच्चियों का रेप क्यों होता है? बूढ़ी औरतों का रेप क्यों होता है? मेंटली इल बच्चों के साथ रेप क्यों होता है? साड़ी और बुर्का पहनी हुई औरतों का रेप क्यों होता है? गांव में रेप क्यों होता है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तो लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना बहुत ही रेयर बात है, तो वहां पर सबसे ज्यादा रेप क्यों देखने को मिलते हैं? इतना बकवास आर्ग्यूमेंट, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत से लोगों के मन में, समाज में यही आर्ग्यूमेंट बना रहता है। अटक गया है उनके मन में कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, यही कारण हो। All the ladies wear the shorted dress or naked direct. If you are the parents, please control the girls. बॉम्बे हाई कोर्ट में तक एक आदमी ने एक बार कहा था कि छोटे कपड़ों की वजह से रेप होता है। कोडी कोर्ट, सेशन कोर्ट्स में तो एक जज ने कह दिया था कि फोटो में कंप्लेन करने वाली ने भड़काऊ कपड़े पहने हुए थे, इसलिए अक्यूज्ड के खिलाफ प्राइमा फेसी सेक्सुअल हैरेसमेंट का सेक्शन नहीं लगेगा। बीजेपी नेता सीसी पाटिल ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया था, जो बाद में असेंबली में पॉन देखते हुए पकड़े गए थे। बीजेपी एमएलए रेणुकाचार्य और राजकोट में बीजेपी मेयर रक्षा बोरिया भी ऐसे बयान दे चुके हैं। एक एनजीओ अक्षरा सेंटर ने 8 शहरों में सर्वे किया, करीबन 3000 आदमी और 3000 औरतों का सर्वे किया जो 15 से 29 साल की उम्र के बीच के थे। इनमें से 54.8% लड़कों ने कहा कि रिवीलिंग कपड़े पहनने की वजह से रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। और कमाल की बात तो देखिए, 39.2% फीमेल्स का भी यही मानना था। यानी औरतें खुद इस गलत सोच का शिकार हैं। इस सोच के पीछे जिम्मेदार है एक बड़ा पॉपुलर परसेप्शन, जो लोगों का मानना है कि रेप का कारण होता है सेक्सुअल अर्ज। कुछ दिन पहले ही एक फिल्म आई थी महाराजा। फिल्म अच्छी थी, लेकिन उसमें भी रेप का यही इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा था। बहुत सी पुरानी हिंदी फिल्मों में जहां रेप को एक शैलो प्लॉट डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहां प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और रंजीत ने रेपिस्ट के किरदार निभाए हैं, वहां भी रेपिस्ट को इसी तरीके से पोर्ट्रे किया गया। जानी दुश्मन की इस पुरानी फिल्म ने तो सारी हदें पार कर दी थी। अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस फिल्म में लड़की को अपने मोलेस्टर्स को माफ करने को कहता है, ये कहकर कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर तो मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे।
फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा? लेकिन सच बात क्या है दोस्तों कि सेक्सुअल अर्ज का रेप से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसे जवानी का जोश कहकर जस्टिफाई करना बंद कर दो। ऐसा नहीं है कि जो लोग रेप नहीं करते उनमें अर्ज नहीं होती, और रेपिस्ट में इतनी अर्ज होती है कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। ये बिल्कुल बकवास बात है। बहुत बार रेपिस्ट के पास कोई कंसेंटिंग पार्टनर भी होता है, वो शादीशुदा होते हैं। पॉल गेबार्ड की इस रिसर्च में और कई सारे सर्वेज में यही चीज बार बार बताई गई है। असलियत में रेप के पीछे 3 कारण होते हैं और रेपिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले है पावर रेपिस्ट, जो सेल्फ वर्थ इश्यूज से पीड़ित होते हैं। इस एक्ट के थ्रू वो एक पावर फील करना चाहते हैं। दूसरे एंगर रेपिस्ट, जिनमें गुस्सा होता है। ये लोग बहुत अब्यूजिव होते हैं और गालियां देते हैं, और विक्टिम अगर रेजिस्ट भी ना करे तब भी वायलेंट हो जाते हैं। इस कैटेगरी के रेपिस्ट अक्सर जान से भी मार देते हैं विक्टिम को। तीसरी टाइप है सैडिस्टिक रेपिस्ट। सैडिज्म का मतलब है दूसरों के फिजिकल और मेंटल वायलेंस में खुशी मिलना, खुद प्लेजर उठाना दूसरों को नीचे गिरता हुआ देखकर या उनके खिलाफ अत्याचार होते हुए देखकर। ऐसे रेपिस्ट अक्सर विक्टिम्स को लंबे समय तक टॉर्चर करते रहते हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर यह उठेगा कि ये कंट्रोल करने की जो इविल डिजायर है, ये गुस्सा और या सैडिज्म जो है, ये आता कहां से है? कई बार डिस्कशंस में देखा जाता है कि अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए लोग रेपिस्ट को मेंटली इल या दिमागी रूप से बीमार कह देते हैं। ऐसा कंपैरिजन करना गलत है, क्योंकि हम मेंटल इलनेस को स्टिग्मेटाइज कर रहे होते हैं। कुछ रेपिस्ट की मेंटल इलनेस की हिस्ट्री जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी रेपिस्ट मेंटली इल होते हैं। ये लोग सिंपली दरिंदे होते हैं। इन्हें आप शैतान, हैवान, ईवल कुछ भी कह सकते हो। लेकिन अगला सवाल आपके मन में आएगा कि कुछ लोग ऐसे क्यों बनते हैं? इसके पीछे भी तो कुछ रूट कॉजेज होंगे ना। एक इस रिसर्च को देखिए। ये रिसर्च करी गई थी 269 ऑफेंडर्स पर, जिनमें रेपिस्ट शामिल थे। बहुत सारे कॉजेज आइडेंटिफाई किए गए। उनके बचपन में उनके साथ हुआ चाइल्ड अब्यूज, 10 साल की उम्र से पहले ही पोर्नोग्राफी का एक्सपोजर, फिजिकल अब्यूज, पेरेंटल वायलेंस, इमोशनल अब्यूज, एनिमल्स के प्रति क्रूअल्टी दिखाना, बचपन में ही वायलेंट फिल्में या फिर मीडिया का एक्सपोजर होना, पेरेंट्स से दूर हटकर रहने वाला या एंजाइटी से भरा हुआ रिलेशन। इन कॉजेज को स्टडी करना इसलिए जरूरी है ताकि समाज में और नए रेपिस्ट को बनने से रोका जा सके। अब ऐसे कारणों से किसी व्यक्ति की ऐसी पर्सनैलिटी तो बन गई कि उसमें डोमिनेट करने का इविल डिजायर, गुस्सा या सैडिज्म भरा हो। लेकिन अमेरिका में हम जिन मास शूटिंग्स के बारे में सुनते हैं, उनमें भी एंगर एक कॉमन फैक्टर है। कुछ लोगों में ऐसा डीप सीटेड एंगर डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो ऐसे में सवाल आता है कि रेपिस्ट के केस में ये डोमिनेट करने की जो इविल डिजायर है, गुस्सा है या सैडिज्म है, ये रेप के थ्रू ही क्यों निकल कर आता है? इसका सही जवाब है रेप कल्चर। दुनिया भर में इस शब्द का इस्तेमाल होता है उस मास मीडिया, उन सोसाइटियल एटीट्यूड्स और ट्रेडिशंस को डिनोट करने के लिए जो रेप को ट्रिवियलाइज या नॉर्मलाइज करते हैं। जैसे कि कमबख्त इश्क फिल्म में करीना कपूर कहती हैं कि तुम क्या मेरा मुंह बंद कराओगे, तो अक्षय कुमार का किरदार उन्हें जबरदस्ती किस कर लेता है। ये सब कॉमेडी के नाम पर होता है। ऐसी ही सो कॉल्ड कॉमेडी कबीर सिंह फिल्म में भी देखी जाती है, जहां पर लीड कैरेक्टर एक लड़की को नाइफ पॉइंट पर रखकर मोलेस्ट करता है। लुइस सीके, जॉर्ज कार्लिन और नॉम मैकडोनल्ड जैसे कई सारे फेमस स्टैंड अप कॉमेडियंस रेप के बारे में ऐसे जोक्स करते हुए देखे गए हैं। और इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में भी गालियों की भरमार है। ना केवल मेल बल्कि फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस भी ऐसी मां बहन की गालियां देती हैं जो सेक्सुअल वायलेंस को नॉर्मलाइज करती हैं। दोस्तों के साथ कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में भी कई सारे लोग ऐसी गालियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि आम बात बन गई है। कुछ लोग ये गुस्से में करते हैं तो कुछ लोग मजाक में करते हैं, लेकिन ये सब करने से रेप कल्चर नॉर्मलाइज होता है। इसी को ही कहते हैं रेप की नॉर्मलाइजेशन, जहां आपको रेप जोक्स पर हंसी आती है, रेप वीडियो देखने में या रेप थ्रेट्स देने में गिल्टी महसूस नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट मधुमिता पांडे ने तिहाड़ जेल में बंद 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट और साथ ही 65 कन्विक्टेड मर्डरर्स से बात की। उन्होंने एक साफ अंतर देखा मर्डरर्स और रेपिस्ट में। ज्यादातर मर्डरर्स को खून करने वालों को अपने किए हुए पर रिग्रेट था, अफसोस था। उन्हें यह भी एहसास था कि उनकी एक्शंस की वजह से कैसे दूसरों की जिंदगियां तबाह हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर रेपिस्ट को अपने किए हुए पर कोई रिग्रेट नहीं था। इसलिए हमें समाज में ये देखने को मिलता है कि बहुत से रेप अक्यूज लोग रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने गलत किया तो उन्हें लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। और सवाल यहाँ पर यह है कि उन्हें रिग्रेट क्यों नहीं होता। मधुमिता ने उन्हें 2 क्वेश्चनर्स दिए और सामने आया कि उनके औरतों के बारे में बहुत ही रिग्रेसिव व्यूज थे। और ये इकलौती ऐसी रिसर्च नहीं है, बहुत सारी पहले भी ऐसी रिसर्च करी गई है। सुजैन ब्राउन मिलर ने अपनी 1975 की किताब अगेंस्ट आवर विल मेन वुमेन एंड रेप में यही बात बताई थी कि रेप एक इंटिमिडेशन का कॉन्शियस प्रोसेस है। सुजैन के अलावा रिचर्ड जॉनसन, डैनियला कुज़मैनो, रेबेका विंसेंट जैसे बहुत से रिसर्चर्स की यही फाइंडिंग्स रही हैं।
इस सब के ऊपर बात आती है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और पेट्रियार्कल कल्चर की, जहां औरत को एक आजाद इंसान के बजाय एक इंफीरियर सब ह्यूमन की तरह देखा जाता है। उसके ऊपर ना जाने कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि ये मत पहनो, बाहर मत जाओ, ज्यादा खुलकर मत हंसो। एक औरत को अक्सर एक ऑब्जेक्ट की तरह भी देखा जाता है। रणबीर कपूर की एक क्रिंज वर्दी एड, स्कोर मोर विद एक्स ब्लास्ट, वही मानसिकता दर्शाती है कि लड़कियां तो एक ऑब्जेक्ट हैं। करीना कपूर का ये गाना, तंदूरी मुर्गी हूं यार, गटका ले मुझे अल्कोहल से, आप पटा ले मुझे मिस्ड कॉल से। बादशाह का गाना, मैं वो हूं जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तेरी माँ। यानी आप ऐसे असॉल्टर्स को ग्लैमराइज कर रहे हो। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को स्टाइलाइज करके दिखाया जा रहा है फिल्मों में और गानों में। वर्जिन बीवी चाहिए, खुद बैंकॉक के खिलाड़ी हैं। 6 लड़कियों के बीच में एक लड़का स्टड है और 6 लड़कों के बीच में एक लड़की स्लट है। और फिर ये सिंगर्स कहते हैं कि इनके घर पे तो फीमेल फैमिली मेंबर्स होते हैं, इनका म्यूजिक हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट की जगह से आता है। सिंगर हनी सिंह ने भी बहुत आउटरीच दिखाई इस कोलकाता केस को लेकर, लेकिन वो अपने गानों में क्या लिखते हैं? ब्राउन गर्ल्स से मेरा मन भरता नहीं, मैं शेर हूं घास चरता नहीं। जब तक औरतों की ऐसी ऑब्जेक्टिफिकेशन होगी, ये रेप कल्चर बना रहेगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। और सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ 3 तरीके की समस्याएं हैं। पहला वो हालात जो किसी की व्यक्तित्व को डैमेज कर सकते हैं। दूसरा वो सोसाइटल एटीट्यूड जिसकी वजह से ऐसे लोग अपनी डोमिनेट करने की अर्ज, अपना गुस्सा या सेडिज्म एक औरत पर निकालते हैं। और तीसरा ये मटेरियल कंडीशंस जिनकी गड़बड़ी के चलते ऐसा हो पाता है। हमें इस प्रॉब्लम को समाज से खत्म करने के लिए इन तीनों फ्रंट्स पर काम करना होगा और हर किसी को इसमें भाग लेना होगा। पहला जो रूट कॉजेज है उन्हें हटाया जाए ताकि ये ट्विस्टेड पर्सनैलिटी प्रिवेंट की जा सके। सरकार को यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वुमेन एम्पावरमेंट को स्पीड अप करना होगा। लोगों को एजुकेट किया जाए, एजुकेशन को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया जाए, लोगों के रोजगार की स्थिति में सुधार आए। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए, बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाना चाहिए। सभी सरकारों को कानूनी प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है। दूसरा, सोसाइटल एटीट्यूड्स की बात करें तो ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है बल्कि हम सब लोगों का है। पहली बात, हमें समाज से माँ बहन की गालियां खत्म करनी होंगी। आज से संकल्प लें दोस्तों कि इन गालियों का आप आज के बाद से कभी इस्तेमाल नहीं करोगे, ना डेली लाइफ में ना सोशल मीडिया पर। चाहे कोई भी इंसान से आप कितना ही क्यों ना डिसएग्री करते हो, आप किसी इंसान से कितनी ही नफरत क्यों ना करते हो, रेप थ्रेट्स नहीं दिए जाने चाहिए, रेप जोक्स पर हंसना नहीं चाहिए। और इसके बाद समाज में हमें जहां भी सेक्सिस्ट एटीट्यूड देखने को मिले, चाहे वो कोई ऐड हो, कोई फिल्म हो, कोई गाना हो, कोई यूट्यूब वीडियो हो, किसी का कमेंट हो, किसी का स्टैंड अप एक्ट हो, उसे कॉल आउट किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए हमें पुलिस में सारी वैकेंसीज फिल करने की जरूरत है। पुलिस को और इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है स्टेट गवर्नमेंट से, ताकि किसी भी ऐसे मामले में पॉलिटिक्स कभी भी जस्टिस के बीच में इंटरफेरेंस ना करे। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों में इस चीज को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, ताकि सभी लोग साथ में मिलकर इन सॉल्यूशंस पर काम कर सकें। ChatGPT कोर्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस इशू पर और चर्चा सुनना चाहते हैं तो इसकी बात मैंने एनिमल फिल्म वाले वीडियो में डिटेल में करी है, और भी विस्तार से सेडिज्म और वायलेंस पर बात करी है, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।